ओके पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जिसका बैच चला उसके हिसाब से होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। ब्रांच का कंसेप्ट हम लोग का शुरू हुआ था, मतलब ब्रांच चैप्टर शुरू किए थे। ब्रांच चैप्टर में हम डिपेंडेंट ब्रांच का सारे के सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑलरेडी देख चुके हैं। मतलब डिपेंडेंट ब्रांच के लिए हमारे पास मेथड था डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड एंड फाइनल अकाउंट्स मेथड। तो ठीक है, तो आज हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि सर इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है। देखो, मैंने आप बोला था आपको कि ब्रांच दो तरीके का होता है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या होता है ना, ब्रांच का सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेड ऑफिस मेंटेन करेगा, तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होता है कि जब ब्रांच का खुद का अकाउंट्स ब्रांच इटसेल्फ मेंटेन करेगा, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। इसका मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांच आर दोज ब्रांच द अकाउंट्स ऑफ व्हिच आर मेंटेन्ड बाय ब्रांच इटसेल्फ। ओके, तो चलो फिर मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट ब्रांच के लिए हमारे पास तीन मेथड था, डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड एंड फाइनल अकाउंट्स मेथड। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए हमारे पास फाइनल अकाउंट्स मेथड ओनली है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट्स के हिसाब से होगा। तो फिर ये आपको भी पता है कि फाइनल अकाउंट्स में, मतलब फाइनल अकाउंट्स मेथड में प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में हम ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ब्रांच। तो चलिए सबसे पहले कुछ कंसेप्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद उस कंसेप्ट जनरल एंट्री के हिसाब से हम इंडिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग दिखेंगे। ठीक है, चलो तो चलिए लिखो अकाउंटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच। देखो, ये सामने तुम्हारा हेड ऑफिस, ये तुम्हारा ब्रांच। यहाँ पे ब्रांच का जो अकाउंटिंग बंदा है वो ब्रांच का खुद का अकाउंटिंग मेंटेन करेगा, मतलब ब्रांच में ब्रांच का अकाउंटिंग मेंटेन होगा। इसका मतलब सारे के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रांच विल बी मेंटेन एट ब्रांच इटसेल्फ। तो इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, चलो तो लिखो। देखो, सबसे पहले इतना सा क्लियर हो जाओ कि रियल लाइफ में इंडिपेंडेंट ब्रांच ही मेंटेन होता है। क्यों? देखो, तुम्हारा हेड ऑफिस मान लो कि मुंबई में, लेकिन तुम्हारा ब्रांच उड़ीसा में होगा, ब्रांच कोलकाता में हो सकता है, ब्रांच दिल्ली में हो सकता है। क्या दिल्ली का जो अकाउंट्स होगा, मतलब दिल्ली में जो ट्रांजैक्शन होगा उसका अकाउंट्स दिल्ली में रिकॉर्ड करोगे, ये इजी रहेगा, या उसका अकाउंट्स हेड ऑफिस या मुंबई में मेंटेन होगा, ये इजी रहेगा? बोलो, तुम बोलो। सर, दिल्ली का मतलब जो ब्रांच का ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग अगर ब्रांच में रिकॉर्ड होता तो ये इजी रहेगा। तो इसका मतलब रियल लाइफ में तुम जितना भी ब्रांच देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें इंडिपेंडेंट ब्रांच मिलेगा। लेकिन आज के जमाने में फिर भी डिपेंडेंट ब्रांच भी होता है, तो इसीलिए हम डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, तो लिखो, इन रियल लाइफ ओनली independent branch in real life only independent branch system are followed are maintained. In this method, branch maintain its records itself. इसका मतलब हेड ऑफिस वो अपना बुक्स मेंटेन करेगा, ब्रांच अपना बुक्स मेंटेन करेगा सेपरेटली। दैट मीन्स head office and branch maintain separate books. That means head office and branch maintain separate books. अब बोलो, अगर ब्रांच अपना अकाउंट्स मेंटेन करेगा, हेड ऑफिस अपना अकाउंट्स मेंटेन करेगा, तो इसका मतलब मान लो ये तुम्हारा हेड ऑफिस, ये तुम्हारा ब्रांच। जो ट्रांजैक्शन एचओ लेवल में आएगा, जो ट्रांजैक्शन एचओ लेवल में आएगा, मतलब एचओ का ट्रांजैक्शन एचओ रिकॉर्ड करेगा। जो ट्रांजैक्शन ब्रांच लेवल में आएगा तो वो ब्रांच रिकॉर्ड करेगा। लेकिन ऐसे भी कुछ ट्रांजैक्शन हो सकता है जो एचओ और ब्रांच के बीच में होगा, बोलो इसको कौन रिकॉर्ड करेगा?
सर इसको एचओ भी रिकॉर्ड करेगा, ब्रांच भी रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि अगर एक ट्रांजैक्शन एचओ और ब्रांच के बीच में हो रहा है, अगर एक ट्रांजैक्शन एचओ और ब्रांच के बीच में हो रहा है, इसका मतलब वो एचओ का भी ट्रांजैक्शन, वो ब्रांच का भी ट्रांजैक्शन। एचओ उसके लिए अकाउंटिंग करेगा, मतलब उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ब्रांच उसके लिए अकाउंटिंग करेगा, उसका मतलब उसके लिए भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो लिखो इस बात को। नेक्स्ट लाइन आरो दे के लिखो, ट्रांजैक्शन, सॉरी पॉइंट नंबर ए करके लिखो, ट्रांजैक्शन originated from branch level will be recorded by branch। बोलो पॉइंट नंबर बी क्या क्या होगा, ट्रांजैक्शन ओरिजिनेटेड फ्रॉम एचओ लेवल विल बी रिकॉर्डेड बाय एचओ। तो ट्रांजैक्शंस originated from HO level will be recorded by HO। लेकिन जो ट्रांजैक्शन HO और ब्रांच के बीच में होगा तो उसको ब्रांच भी रिकॉर्ड करेगा, उसको HO भी रिकॉर्ड करेगा। तो लिखो ट्रांजैक्शंस between branch and HO will be recorded by branch through HO अकाउंट। इसका मतलब ब्रांच के बुक में हम HO अकाउंट ओपन करेंगे, ब्रांच के बुक्स में हम HO अकाउंट ओपन करेंगे। सिमिलरली बाय HO थ्रो, बोलो HO कौन सा अकाउंट मेंटेन करेगा, HO ब्रांच अकाउंट मेंटेन करेगा, तो बाय HO थ्रो ब्रांच अकाउंट। इसका मतलब HO बुक्स में हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच बुक्स में हम HO अकाउंट ओपन करेंगे। चलो ट्रांजैक्शन हो गया। देखो ब्रांच ने क्या किया, उसका जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसका रिकॉर्ड ब्रांच में मेंटेन किया। ईयर एंड में एक ट्रायल बैलेंस बनाएगा, कौन, ब्रांच, वो ट्रायल बैलेंस एचओ को भेजेगा। तो लिखो ए ट्रायल बैलेंस will send by branch to HO at year end, then HO will prepare the following: ट्रेडिंग एंड पीएल ऑफ ब्रांच। बोलो ब्रांच ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एचओ को भेज देगा, एचओ को बोलेगा कि तुम ये सब प्रिपेयर करो। क्यों, क्योंकि एचओ जानना चाहेगा कि ब्रांच का प्रॉफिट कितना हुआ है, एचओ को पता होना चाहिए कि ब्रांच का प्रॉफिट कितना हुआ है। इसका मतलब टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ ब्रांच HO will prepare trading and PL account of branch। बोलो ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट ऑफ ब्रांच क्या शो करेगा, ब्रांच का प्रॉफिट। तो इसको इसमें लिखो which will show प्रॉफिट ऑफ ब्रांच। मैं प्रॉफिट लिखा लेकिन लॉस भी हो सकता है, तो which will show प्रॉफिट और लॉस ऑफ ब्रांच। फिर बोलो HO बोलेगा कि चलो मेरा मेरा खुद का प्रॉफिट कितना, तो उसको जानने के लिए एचओ खुद का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट्स ऑफ एचओ, फिर
कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग एंड पीएल। देखो, जो ब्रांच का पीएल होगा, ध्यान से सुनो, जो ब्रांच का पीएल होगा ये ब्रांच का प्रॉफिट के लिए, मतलब ब्रांच का ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब ब्रांच ट्रायल बैलेंस से हम ब्रांच प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे। जो एचओ ट्रेडिंग पीएल होगा वो एचओ का प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, लेकिन जो कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग पीएल होगा ये दोनों का, मतलब ब्रांच और एचओ का एक साथ हम बनाएंगे। जैसे कि मैंने डिपार्टमेंट में तुम्हें बताया था कि दो डिपार्टमेंट का कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग पीएल कैसे होता है, तो वैसे दो, मतलब ब्रांच और एचओ दोनों का कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग पीएल हम बनाएंगे। फिर उसके बाद बैलेंस शीट। चलो, तो इतना काम हमें करना है इंडिपेंडेंट ब्रांच में। इंडिपेंडेंट ब्रांच में हमें इतना सा काम करना है, बोले इंडिपेंडेंट ब्रांच में हमें क्या करना है, ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल बनाना है, एचओ का ट्रेडिंग पीएल बनाना है, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग पीएल बनाना है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है। देखो एक प्रॉब्लम हो सकता है इंडिपेंडेंट ब्रांच में, एक प्रॉब्लम हो सकता है जो प्रॉब्लम डिपेंडेंट ब्रांच में नहीं हुआ था। अब बोलेंगे सर ऐसे क्या प्रॉब्लम है जो इंडिपेंडेंट ब्रांच में हो सकता है जो डिपेंडेंट ब्रांच में नहीं हुआ करता था। देखो, ये एचओ ने क्या किया, चीजों को ध्यान से समझो। एचओ ने क्या किया, लाख का गुड्स सेंड किया। कब, फर्स्ट जनवरी 2023 को एचओ ने क्या किया, 10 लाख का गुड्स सेंड किया फर्स्ट जनवरी 2023 को। किसको, ब्रांच को। जब एचओ गुड्स सेंड करेगा, जब एचओ गुड्स सेंड करेगा तो क्या एंट्री बनाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना, 10 लाख। इस ट्रांजैक्शन के वजह से, ध्यान से समझो, इस ट्रांजैक्शन के वजह से एचओ बोलेगा कि ब्रांच तुम्हें मुझे 10 लाख देना है। क्यों, क्योंकि एचओ बुक्स में ब्रांच अकाउंट डेबिट हुआ। इसका मतलब एचओ बोलेगा कि ब्रांच भाई तुम मुझे 10 लाख देना है, ठीक है। ब्रांच बोलेगा किसके लिए ना, मैंने गुड्स भेज दिया। कब, फर्स्ट जनवरी 2023 को, फर्स्ट जनवरी 2023 को। लेकिन ब्रांच तब तक नहीं मानेगा कि हाँ मुझे 10 लाख देना है जब तक वो गुड्स ब्रांच रिसीव नहीं करेगा। तो इसका मतलब मान लो वो गुड्स 31 जनवरी 2023 को ब्रांच रिसीव किया। मान लो वो गुड्स 31 जनवरी 2023 को ब्रांच रिसीव किया, तब जाके 31 जनवरी 2023 को, तब जाके 31 जनवरी 2023 को ब्रांच एंट्री डालेगा कि हाँ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ डेबिट टू एचओ, कितना, 10 लाख। ध्यान से समझो। अब 31 जनवरी को ब्रांच बोलेगा, अब 31 जनवरी को ब्रांच बोलेगा कि हाँ एचओ में तुम्हें 10 लाख देना है, हाँ एचओ मुझे तुझे 10 लाख देना है। इसका मतलब ब्रांच बोलेगा कि हाँ मुझे एचओ को 10 लाख देना है, लेकिन कब, कब, 31 जनवरी 2023 को, 31 जनवरी 2023 को। चलो देखो, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो पूरा 31 जनवरी तक, 31 जनवरी तक एचओ का बुक्स में ब्रांच अकाउंट 10 लाख का डेबिट बैलेंस शो करेगा, लेकिन ब्रांच बुक्स में एचओ अकाउंट कुछ भी शो नहीं करेगा। कब, मतलब कब तक, 31 जनवरी तक।
लेकिन 31 जनवरी में एचओ बोलेगा कि हाँ मेरे बुक्स में एचओ अकाउंट 10 लाख क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, क्योंकि वो जिस दिन एंट्री डालेगा उस दिन एचओ अकाउंट को क्रेडिट करेगा। एचओ जिस दिन एंट्री डालेगा उस दिन एचओ ब्रांच अकाउंट्स को डेबिट करेगा। इसका मतलब एचओ बुक्स में, ध्यान से समझो, एचओ बुक्स में ब्रांच अकाउंट और ब्रांच बुक्स में एचओ अकाउंट यहां से लेकर यहां तक मिसमैच रहेगा, यहां से लेकर यहां तक मिसमैच रहेगा। लेकिन हम फाइनल मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंट्स बनाने से पहले ये सारे बैलेंस को रिकंसिलेशन करना होगा। मतलब एचओ बुक्स में ब्रांच अकाउंट्स जितना बैलेंस शो करेगा, ब्रांच के बुक्स में एचओ अकाउंट्स उतना बैलेंस शो करना चाहिए। अगर शो नहीं करेगा तो ब्रांच अकाउंट मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। देखो इस केस में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 23 को। तो 31 मार्च 2023 को ये दोनों बुक्स में मैच हो जाएगा। मतलब देखो ये जो मिसमैच रहेगा वो 31 जनवरी तक तो रहेगा, 31 जनवरी के बाद वो मिसमैच ऑटोमेटिकली रिजल्व हो जाएगा। बोले ऐसा नो? हाँ। इसका मतलब अगर ऐसा डिफरेंस ईयर एंड को रहता है तो ईयर एंड में हमें रिकंसिलेशन बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम किस दिन चेक करना है कि हाँ मिसमैच है या मैच है? तो ईयर एंड को। तो इसीलिए तो सबसे पहले तुम्हें एक रिकंसिलेशन बनाना पड़ेगा, रिकंसिलेशन करना पड़ेगा कि चलो एचओ अकाउंट्स में मतलब सॉरी एचओ बुक्स में ब्रांच अकाउंट्स कितना शो कर रहा है और ब्रांच बुक्स में एचओ अकाउंट्स कितना शो कर रहा है, ये दोनों मैच होना चाहिए आज ऑन ईयर एंड, आज ऑन ईयर एंड। लिखो इस बात को, इसको कॉपी मत करो, ये समझाने के लिए था, मैं इस बात को लिखवाता हूं। लिखो बिफोर डूइंग चलो बिफोर डूइंग अकाउंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच वी हैव टू चेक, हमें चेक करना होगा, वी हैव टू चेक branch accounts in HO books, HO accounts in branch books। देखो HO बुक्स में ब्रांच अकाउंट, ब्रांच बुक्स में HO अकाउंट, बैलेंस शुड बी मैच्ड, पब्लिक टैली। देखो मान लो कि मैं कह रहा हूं कि तुम्हें मुझे 10,000 देना है, लेकिन तुम कह रहे हो कि मुझे नहीं देना है, तो इसका मतलब अकाउंट्स क्या होगा? पहले तो ये कंफर्म हो जाओ कि हाँ ये जो मैं कह रहा हूं कि 10,000 तुम्हें मुझे देना है, ये मतलब रियल में सच या झूठ। तो पहले इस बात को रिजल्व करो, फिर उसके बाद अकाउंट्स बनाना होगा। तो इसका मतलब ब्रांच के बुक्स में एचओ अकाउंट और एचओ के बुक्स में ब्रांच अकाउंट ये मैच करना चाहिए या टैली करना चाहिए। अगर टैली हो जाता है मतलब बैलेंस मैच है, मिसमैच नहीं है, तो अकाउंट्स हो जाएगा। अगर टैली नहीं कर रहा है इसका मतलब मिसमैच है, तो पहले हमें टैली करना पड़ेगा एडजस्टमेंट एंट्री डाल के। तो पहले हमें टैली करना पड़ेगा एडजस्टमेंट एंट्री डाल के।
if balance in both books tally then no problem. First of all, if not tally then we have to make it tally, हमें इसको टैली करना पड़ेगा. वी हैव टू मेक इट टैली बाय सम एडजस्टमेंट, बाय सम एडजस्टमेंट्स. तो इसका मतलब ये दोनों बुक्स का बैलेंस को टैली करने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. आप बोलेंगे सर एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट मतलब एडजस्टमेंट एंट्री तो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन इतना सा बता दीजिए कि ये दोनों बुक्स का मतलब दोनों का बुक्स का जो बैलेंस वो मिसमैच क्यों होता है. देखो मिसमैच होने का दो रीजन होता है. मिसमैच होने का दो रीजन हो सकता है. कैसे? देखो मान लो ये एचओ, ये बुक ब्रांच, एचओ ने क्या किया, एचओ ने क्या किया, गुड्स भेज दिया. किसको? ब्रांच को. लेकिन वो गुड्स अभी रास्ता में है, ईयर एंड हो गया, ईयर एंड हो गया. तो इसका मतलब जब एचओ गुड्स सेंड किया तब ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेगा, लेकिन ब्रांच को वो गुड्स नहीं मिला है तो इसीलिए वो एचओ को क्रेडिट नहीं करेगा. तो इसका मतलब एचओ का बुक्स में ब्रांच का तो डेबिट बैलेंस चढ़ गया, लेकिन ब्रांच बुक्स में एचओ का क्रेडिट बैलेंस नहीं हुआ. तो इसके वजह से वो मिसमैच हो सकता है, इसके वजह से मिसमैच हो सकता है. सिमिलरली ब्रांच ने क्या किया, कैश सेंड किया, लेकिन वो पैसा अभी रास्ता में है, ईयर एंड हो गया. जब ब्रांच कैश सेंड किया किसको? एचओ को. तो एंट्री किया एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश. इसका मतलब एचओ अकाउंट को वो डेबिट कर दिया, लेकिन एचओ ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट तब करेगा जब पैसा मिलेगा. अभी पैसा नहीं मिला है क्योंकि पैसा ट्रांजिट में है. इसको कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट. इसको क्या कहते हैं? गुड्स इन ट्रांजिट. इसको कहते हैं कैश इन ट्रांजिट. बस एचओ बुक्स में ब्रांच अकाउंट, ब्रांच बुक्स में एचओ अकाउंट का बैलेंस मिसमैच हो सकता है ये दो कारण के वजह से. मतलब गुड्स इन ट्रांजिट के वजह से, नहीं तो कैश इन ट्रांजिट के वजह से. तो चलो हम एडजस्टमेंट का एंट्री डालेंगे गुड्स इन ट्रांजिट के लिए, कैश इन ट्रांजिट के लिए. इतना सा याद रखो कि गुड्स इन ट्रांजिट का एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा ब्रांच के बुक्स में होगा. गुड्स इन ट्रांजिट का एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा ब्रांच के बुक्स में होगा, क्योंकि काल वो गुड्स ब्रांच को ही मिलेगा, एचओ के पास नहीं आएगा. तो इसको एडजस्टमेंट करो ब्रांच के बुक्स में, एचओ का बुक्स में उसको रिवर्स मत करो. तो गुड्स इन ट्रांजिट का एडजस्टमेंट एंट्री ब्रांच के बुक्स में होगा. गुड्स इन ट्रांजिट का एडजस्टमेंट एंट्री ब्रांच के बुक्स में होगा, क्योंकि काल जाके वो गुड्स ब्रांच को मिलेगा, वो गुड्स एचओ को वापस नहीं आएगा. सिमिलरली कैश इन ट्रांजिट का एडजस्टमेंट एंट्री एचओ के बुक्स में होना चाहिए. कैश इन ट्रांजिट का एडजस्टमेंट एंट्री एचओ के बुक्स में होना चाहिए, क्योंकि काल जाके वो कैश एचओ को मिलेगा, वो ब्रांच को वापस नहीं आएगा. बात समझ में आया? बोलो यस और नो. यस सर. चलो लिखो. द रीजन फॉर मिसमैच the reason for mismatch can be
बोलो मिसमैच का रीजन क्या हो सकता है? बोलो। कैन बी गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट। चलो लिखो एडजस्टमेंट फॉर गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट का एडजस्टमेंट, गुड्स इन ट्रांजिट का एडजस्टमेंट। देखो एचओ और ब्रांच, जब एचओ गुड्स सेंड किया, जब एचओ गुड्स सेंड किया, एंट्री क्या किया? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। लेकिन ब्रांच अभी तक गुड्स रिसीव का एंट्री नहीं डाला, ब्रांच अभी तक गुड्स रिसीव का एंट्री नहीं डाला क्योंकि वो गुड्स अभी तक ब्रांच को नहीं मिला है, तो वो गुड्स ट्रांजिट में है, तो उसका जो ट्रांजिट वाला एंट्री ब्रांच डाल देगा अपने अकाउंट्स में। क्या बोलेगा कि गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू एचओ, टू एचओ। तो ये एंट्री डालने के बाद क्या होगा ना, एचओ के बुक्स में ब्रांच डेबिट हुआ था, अब ब्रांच के बुक्स में एचओ क्रेडिट हो जाएगा, इसका मतलब बैलेंस मैच हो जाएगा। लेकिन गुड्स रिसीव नहीं हुआ, इसीलिए हम गुड्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट करेंगे। जब वो गुड्स मिल जाएगा किसको, जब वो गुड्स मिल जाएगा किसको? ब्रांच को, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ डेबिट टू गुड्स इन ट्रांजिट कर देगा। जब वो गुड्स ब्रांच को मिल जाएगा तब ब्रांच एंट्री डाल देगा कि गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स इन ट्रांजिट। चलो ये हो गया तुम्हारा गुड्स इन ट्रांजिट का एडजस्टमेंट। अब देखो कैश इन ट्रांजिट का एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स फॉर कैश इन ट्रांजिट। देखो एचओ, ये तुम्हारा ब्रांच, ब्रांच ने कैश सेंड किया था, ब्रांच ने कैश सेंड किया था। जब ब्रांच कैश सेंड किया था मतलब रेमिटेंस किया था, तब ब्रांच एंट्री क्या किया था? एचओ अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच, सॉरी टू कैश। लेकिन वो कैश अभी ट्रांजिट में है, तो इसीलिए एचओ कैश रिसीव का एंट्री नहीं डाला था, लेकिन उसको एडजस्टमेंट कर किया जाएगा एचओ की बुक्स में। तो एचओ करेगा कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू एचओ, सॉरी टू ब्रांच। तो इतना करने के बाद एचओ अकाउंट्स ब्रांच बुक्स में डेबिट हुआ था, अब ब्रांच अकाउंट्स एचओ बुक्स में क्रेडिट हो जाएगा, इसका मतलब बैलेंस मैच हो जाएगा। लेकिन वो कैश नहीं, कैश इन ट्रांजिट। वो कैश जब मिल जाएगा एचओ को, वो कैश जब मिल जाएगा एचओ को, तब एचओ और एक एंट्री डाल देगा, क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश इन ट्रांजिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश इन ट्रांजिट। तो बस यही होगा कैश इन ट्रांजिट का एडजस्टमेंट। अब देखो ये जो गुड्स इन ट्रांजिट, ये किसका? ब्रांच का। ये ब्रांच के लिए एक स्टॉक के जैसा। क्यों? देखो वो गुड्स ट्रांजिट में है, तो क्या हुआ? वो ब्रांच का गुड्स तो अरे भाई वो गुड्स ट्रांजिट में मतलब अभी रास्ता में है, तो क्या हुआ? वो किसका गुड्स? एचओ का या ब्रांच का? सर वो ब्रांच का गुड्स। तो अगर गोडाउन में पड़ा, वो सेल हुआ है? यस और नो? नहीं, तो सेल नहीं हुआ है, इसका मतलब ब्रांच अगर रिसीव क्या होता तो उसका गोडाउन में पड़ा होता, तो वो उसका स्टॉक हो जाएगा। चलो क्या हुआ, मेरा गुड्स मेरे गोडाउन में नहीं लेकिन रास्ता में है, तो इसीलिए वो मेरे लिए तो स्टॉक हो जाएगा ना। तो इसीलिए गुड्स इन ट्रांजिट ब्रांच
के लिए एक स्टॉक हो जाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट ब्रांच के लिए एक स्टॉक हो जाएगा। चलो ये एडजस्टमेंट हो गया। इतना सा एडजस्टमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे ना, ब्रांच के लिए एक ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे, एचओ के लिए एक ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे, फिर दोनों के लिए एक कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से रीड करो। ये क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो। देखो, पीके लिमिटेड विथ देयर हेड ऑफिस एट कलकत्ता, इसका मतलब पीके लिमिटेड का एचओ कहां पे, कलकत्ता में, इन्वेस्ट देयर गुड्स टू देयर बॉम्बे ब्रांच एट इन्वेस प्राइस, द इन्वेस प्राइस इज 20% लेस देन लिस्ट प्राइस। तो इसका मतलब इन्वेस प्राइस 20% लेस किसका, लिस्ट प्राइस का, व्हिच इज कॉस्ट प्लस 100%, मतलब लिस्ट प्राइस इज कॉस्ट प्लस 100%। तो बोलो लिस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्लस 100%, लेकिन इनवॉइस प्राइस होगा लिस्ट प्राइस माइनस 20%। तो हम कैलकुलेशन करेंगे, तो जरूर कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अभी एक बार क्वेश्चन को कंप्लीटली रीड करो। विथ द इंस्ट्रक्शन दैट सेल्स आर मेड एट लिस्ट प्राइस, कह रहा है कि तुम लिस्ट प्राइस में सेल करो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर सर्टेन द प्रॉफिट अर्न बाय एचओ एंड ब्रांच, फिर बोला एचओ ऑल्सो सेल गुड्स एट लिस्ट प्राइस, इसका मतलब चाहे वो ब्रांच हो या एचओ हो, वो लिस्ट प्राइस में सेल करेगा, वो लिस्ट प्राइस में सेल करेगा। देखो ओपनिंग स्टॉक एचओ का 40,000, ब्रांच का 32,000। एक बात बोलो, जो भी स्टॉक होगा ब्रांच के हाथ में वो इन्वेस्ट प्राइस में होगा, क्योंकि ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर हो रहा है इन्वेस्ट प्राइस में। अगर ब्रांच को गुड्स कॉस्ट में ट्रांसफर होगा तो ब्रांच के पास जितना भी गुड्स होगा वो कॉस्ट में होगा। अगर गुड्स ट्रांसफर होगा इन्वेस्ट प्राइस में तो ब्रांच के पास जितना भी स्टॉक होगा वो सारे के सारे इन्वेस्ट प्राइस में होगा। यहाँ पे ब्रांच का जो भी स्टॉक है ना वो सारे के सारे इन्वेस्ट प्राइस में होगा। ठीक है, चलो एचओ ने परचेज किया 2 लाख का, फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है कि एचओ गुड्स ट्रांसफर किया ब्रांच को 62,500, लेकिन ये 62,500 कॉस्ट प्राइस, लेकिन ब्रांच को जो ट्रांसफर होगा उसको हम इन्वेस्ट प्राइस में ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब ये जो कॉस्ट है ना इसको हम फिर से हम इन्वेस्ट प्राइस को लेना होगा। चलो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, ब्रांच कह रहा है कि गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 96, लेकिन ये तुम्हारा इन्वेस्ट प्राइस में सेल्स 1,70,80,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 14,000, 8,000, स्टॉक एट एचओ आर वैल्यूड एट ए कॉस्ट प्राइस बट दोज ऑफ ब्रांच आर वैल्यूड एट ए इन्वेस्ट प्राइस। अपन ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जो भी स्टॉक होगा एचओ के पास वो सारे के सारे इन्वेस्ट प्राइस में होगा, क्योंकि स्टॉक ब्रांच को इन्वेस्ट प्राइस मालूम है। चलो ये इंडिपेंडेंट ब्रांच देखो, इसको तुम डिपेंडेंट ब्रांच के हिसाब से सॉल्व भी कर सकते हो, इसको तुम इंडिपेंडेंट ब्रांच के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को हम इंडिपेंडेंट ब्रांच के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आप बोलेंगे सर क्यों, ये हमारा अजम्पशन कि चलो इंडिपेंडेंट ब्रांच का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिस्कशन किए थे, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 6, लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100, हाँ ऐड करो 100%, तो ये मिल जाएगा तुम्हें लिस्ट प्राइस माइनस करो 20%,
कितना 40, तो ये तुम्हें मिल जाएगा इनवॉइस प्राइस 160। इसका मतलब कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस होता है लोडिंग। लोडिंग इज इक्वल टू 60, तो लोडिंग फैक्टर इज इक्वल टू 60 बाई 160 इज इक्वल टू 6/16। तो लोडिंग फैक्टर हो जाएगा तुम्हारा 6/16। ठीक है, चलो लिखो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट्स। क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए हम फाइनल अकाउंट्स मेथड फॉलो करेंगे, इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए हम फाइनल अकाउंट्स मेथड फॉलो करेंगे, तो इसीलिए हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएल। बोलो किसका ट्रेडिंग पीएल बनाओगे, ब्रांच का और एचओ का या दोनों का? आप बोलेंगे सर दोनों का, तो दिस इज एचओ, ये ब्रांच, एचओ ये ब्रांच। यहाँ पे जगह नहीं है, तो अगर यहाँ पे जगह होता तो मैं एक कंसोलिडेटेड कॉलम भी बना देता, लेकिन कंसोलिडेटेड वाला कॉलम मैं बाद में बनाऊंगा। चलो बोलो टू ओपनिंग स्टॉक 40,000। ब्रांच के पास कितना ओपनिंग स्टॉक है बोलो? सर ब्रांच के पास 32,000 का ओपनिंग स्टॉक है। टू परचेज एचओ का 2 लाख, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। देखो एचओ 62,500 का कॉस्ट गुड्स सेंड किया, लेकिन अगर एचओ के लिए 100 रुपया कॉस्ट होता है तो वो ब्रांच के पास इनवॉइस प्राइस 160 में पहुंचता है। अगर एचओ के लिए 100 रुपया कॉस्ट होता है, वो ब्रांच के पास 160 में पहुंचता है, तो इसका मतलब 60% ऐड होता है। इसका मतलब 60% ऐड होता है ट्रांसफर होने के लिए। जो 62,500 का कॉस्ट होगा उसमें तुम 60% ऐड करोगे, तो बोलो 62,500 प्लस 60% कितना हो रहा है सर? 1 लाख। इसका मतलब एचओ के लिए कॉस्ट था 62,500, लेकिन वो ब्रांच को इनवॉइस प्राइस 1 लाख में भेजेगा। बात समझ में आया? हाँ सर। चलो देखो, अगर एचओ बोला कि मैं 1 लाख का मतलब इनवॉइस प्राइस में, एचओ बोला कि मैं इनवॉइस प्राइस में 1 लाख का गुड्स सेंड किया, किसको? ब्रांच को। तो ब्रांच बोलना चाहिए कि सर मुझे 1 लाख का इनवॉइस प्राइस में रिसीव हुआ, लेकिन ब्रांच कह रहा है, ब्रांच क्या कह रहा है जरा एक बार देखो। ब्रांच कह रहा है कि मैंने रिसीव किया इनवॉइस प्राइस में 96,000। इसका मतलब 4,000 का इनवॉइस प्राइस में, 4,000 का इनवॉइस प्राइस में गुड्स अभी भी रास्ता में है या ट्रांजिट में है। तो ट्रांजिट के लिए तुम क्या एंट्री डालोगे? ट्रांजिट के लिए क्या एंट्री डालोगे? गुड्स इन ट्रांजिट। तुम मतलब तुम ब्रांच, अभी मैंने बताया था कि ट्रांजिट के लिए ब्रांच एंट्री डालेगा। तुम कॉपी देखो, नोट्स देखो अपना। तो ट्रांजिट के लिए ब्रांच एंट्री डालेगा कि गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ, गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ। तो वो एडजस्टमेंट एंट्री डालने के बाद ब्रांच बोलेगा कि चलो भाई, ब्रांच बोलेगा कि चलो भाई गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ टू गुड्स रिसीव। देखो जो गुड्स ब्रांच रिसीव करेगा वो ब्रांच के लिए एक परसेंटेज होगा, जो गुड्स सेंड करेगा एचओ
तो एचओ के लिए वो सेल के जैसा, इसीलिए गुड्स सेंट टू ब्रांच हम क्रेडिट किए थे, एचओ के लिए गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, सॉरी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ हम डेबिट करेंगे ब्रांच के लिए। तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 96 प्लस 4, ये जो 4000 का गुड्स एक ट्रांजिट में है, लेकिन ब्रांच मानेगा कि चलो मैं इसको रिसीव किया, लेकिन वो गुड्स मेरे गोडाउन में नहीं, मैं रास्ता में रिसीव किया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रांजिट। समझ में आया? ट्रांजिट का एंट्री डालने के बाद इधर आ जाएगा ट्रांजिट। चलो, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ कितना हो गया 4000, बाय सेल्स, बोलो सेल्स कितना 1,70,000, इधर 80, बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखो ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना, ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना। अब बोलेंगे सर ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक मालूम नहीं, एचओ के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना वो भी मालूम नहीं, तो ठीक है चलो एक काम करते हैं। देखो अगर एचओ, इस पॉइंट को ध्यान से समझो, अगर एचओ 100 रुपया का गुड्स खरीदेगा, अगर एचओ 100 रुपया का गुड्स खरीदेगा तो ब्रांच को भेजेगा तो 160 में। इसका मतलब एचओ का 100 रुपया का परचेज या 100 रुपया का कॉस्ट के लिए 60 रुपीज का प्रॉफिट होगा अगर वो गुड्स ब्रांच को भेजेगा, क्योंकि एचओ ब्रांच को जो गुड्स भेजेगा वो इनवॉइस प्राइस में भेजेगा। देखो मैं 100 रुपया में गुड्स खरीदा, मान लो ये मेरा गुड्स मैं 100 रुपया में खरीदा, मैं ब्रांच को दे दिया 160 में, तो जो गुड्स मैं ब्रांच को दे दूंगा उसके ऊपर मुझे 60 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर वो 100 रुपया का गुड्स एचओ बेचेगा कस्टमर को, अगर वो 100 रुपये का गुड्स एचओ बेचेगा कस्टमर को तो वो लिस्ट प्राइस में बेचेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि सेल लिस्ट प्राइस में होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि सेल्स लिस्ट प्राइस में होगा। तो लिस्ट प्राइस हमारे लिए 200, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा 100 रुपये का। इसका मतलब जो सेल्स कस्टमर को हो रहा है, फॉर एवरी 200 रुपीज सेल्स के लिए एचओ विल अर्न 100 रुपीज प्रॉफिट। जो सेल्स कस्टमर को हो रहा है, मतलब एचओ कर रहा है कस्टमर को, तो फॉर एवरी 200 रुपीज ऑफ सेल्स एचओ विल अर्न 100 रुपीज प्रॉफिट। लेकिन जो गुड्स ब्रांच को ट्रांसफर हो रहा है, जो गुड्स ब्रांच को ट्रांसफर हुआ है, फॉर 160 रुपीज गुड्स सेंट टू ब्रांच, फॉर 160 रुपीज गुड्स सेंट टू ब्रांच एचओ विल अर्न 60 रुपीज प्रॉफिट, एचओ विल अर्न 60 रुपीज प्रॉफिट। तो इसका मतलब एचओ सेल्स कितना किया हुआ है, मतलब एचओ के द्वारा सेल्स कितना हुआ है सर 170। चलो एक काम करो, टू ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। देखो एचओ का सेल्स 170 हुआ है, 200 रुपया का सेल्स के लिए, 200 रुपया का सेल्स के लिए, 200 रुपया का सेल्स के लिए 100 रुपया का प्रॉफिट। 200 रुपया का सेल्स के लिए 100 रुपया का प्रॉफिट, ये पहले मैं एचओ का प्रॉफिट निकाल रहा हूं, प्लस जितना ट्रांसफर हुआ है ब्रांच को, कितना ट्रांसफर हुआ है 1 लाख, 160 में 60 रुपया का प्रॉफिट। जो सेल हुआ है कस्टमर को 200 में 100 रुपया का प्रॉफिट, जो ट्रांसफर हुआ है ब्रांच को 160 में 60 रुपीज का प्रॉफिट। तो इसका मतलब ब्रांच के एचओ का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,22,500, 1,22,500। ठीक है,
चलो देखो, ये ब्रांच तो खुद परचेज नहीं कर रहा है, ब्रांच को गुड्स मिल रहा है एचओ से, तो ब्रांच को मिलेगा 160 में। 100 रुपीज का गुड्स अगर एचओ खरीदेगा तो ब्रांच को भेजेगा 60 रुपीज प्रॉफिट ऐड करके, वो ब्रांच को भेजेगा 60 रुपीज प्रॉफिट ऐड करके, तो ब्रांच को मिलेगा 160 में, ब्रांच को मिलेगा 160 में। अब ये ब्रांच को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि तू 200 में बेचो, तुम 200 में बेचो, क्योंकि लिस्ट प्राइस में बेचना होगा। तो इसका मतलब अगर ब्रांच 200 रुपया का सेल करेगा, खरीदेगा तो 160 में, तो इसके लिए 40 रुपीज का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ब्रांच विल अर्न 40 रुपीज प्रॉफिट फॉर एवरी 200 रुपीज ऑफ सेल्स। ब्रांच विल अर्न 40 रुपया का प्रॉफिट और 200 रुपया का सेल में। ठीक है, तो चलो ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देते हैं। बोलो ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? देखो ब्रांच का सेल्स कितना, 80,000 डिवाइड बाई 200 इंटू 40, ये ब्रांच का प्रॉफिट 16,000। अब देखो एचओ का ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, तो चलो बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से मिल जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक ये हमें बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से मिल जाएगा। तो एक बार देखो बैलेंसिंग फिगर का क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है। एचओ का निकालो पहले, 40 प्लस 2 लाख प्लस 1,22,500 माइनस 1,70,000। सर एचओ का आ रहा है 92,500। ब्रांच का निकालो, 32 प्लस 1 लाख प्लस 16 माइनस 80। ब्रांच का आ रहा है 68,000। चलो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बोलो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना? सर 122,500 16,000 टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, सर इसका 14,000, इसका 8,000। चलो तो टू नेट प्रॉफिट, इसका 1,08,500, ब्रांच का 8,000। चलो ये तुम्हारा हो गया ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट्स ऑफ ब्रांच, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट्स ऑफ एचओ। ठीक है, अब हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट। तो नेक्स्ट लिखो कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट। बोलो बाय एचओ प्रॉफिट। ये कंसोलिडेटेड पीएल डिपार्टमेंटल में कंसोलिडेटेड पीएल जैसे हुआ था, कंसोलिडेटेड पीएल इधर वैसे ही होगा, मतलब एकदम सिमिलरिटी, इसमें कुछ कंसेप्ट है ही नहीं। हम ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व, किसका स्टॉक के ऊपर? ब्रांच के स्टॉक के ऊपर। वहां रिसीविंग डिपार्टमेंट स्टॉक के ऊपर रिजर्व कैलकुलेशन हुआ था, यहाँ पे ब्रांच, क्योंकि एचओ भेजेगा ब्रांच को, ब्रांच के पास जितना गुड्स होगा उसके ऊपर एचओ का लोडिंग होगा, इसीलिए ब्रांच का गुड्स का जो भी ब्रांच के हाथ में जो भी स्टॉक रहेगा उसके ऊपर स्टॉक रिजर्व हम माइनस करेंगे। तो बाय एचओ प्रॉफिट, बोले एचओ प्रॉफिट कितना? 1,08,500। फिर बाय ब्रांच प्रॉफिट 8,000। अब देखो बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व
इसका मतलब दिस इज लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच। बोलो ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस में कितना था 32,000, एआईपी में था, इनटू लोडिंग फैक्टर कितना 6/16, तो 32,000 इंटू 6/16 सर 12,000 का ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व। टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, इसका मतलब ये हो जाएगा लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच। तो ब्रांच के पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है 68,000, ये इनवॉइस प्राइस में होना चाहिए, इंटू लोडिंग फैक्टर 6/16, 68,000 इंटू 6/16, ये 25,500। अब देखो टू नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। टू नेट प्रॉफिट का मतलब कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1,08,500 प्लस 8,000 प्लस 12,000 माइनस 25,500। सर ये प्रॉफिट आ रहा है 1,03,000। बस यही था तुम लोगों का इंडिपेंडेंट ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो, फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो। राहुल लिमिटेड ऑपरेट्स ए नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स टू व्हिच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस व्हिच इज कॉस्ट प्लस 25%। मतलब होलसेल प्राइस कॉस्ट प्लस 25%। द आउटलेट सेल द गुड्स एट रिटेल प्राइस व्हिच इज होलसेल प्राइस प्लस 20%। मतलब रिटेल प्राइस का मतलब होगा होलसेल प्राइस प्लस 20%। चलो पहले लोडिंग फैक्टर हम कैलकुलेशन कर देते हैं। बोलो अगर कॉस्ट 100 होगा तो उसके ऊपर 25% ऐड होगा जो हो जाएगा होलसेल प्राइस, यानी इनवॉइस प्राइस, क्योंकि गुड्स इनवॉइस होगा एट होलसेल प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस हो जाएगा तुम्हारा 125, ठीक है। लेकिन सेल प्राइस क्या होगा, फिर उसके ऊपर हम 20% ऐड करेंगे, 125 के ऊपर 20% ऐड करेंगे, तो 125 का 20% सर 25, तो रिटेल प्राइस 150 हो जाएगा। बोलो कॉस्ट और लोडिंग, कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस होता है लोडिंग, तो लोडिंग कितना 25, तो लोडिंग फैक्टर कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 125 इज इक्वल टू 1/5। तो लोडिंग फैक्टर हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 125, तो 1/5। अब देखो बोला कि सेल होगा लिस्ट प्राइस में, आउटलेट का मतलब ब्रांच, यहाँ पे हेड ऑफिस के लिए बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे ब्रांच के लिए बात कर रहा है। बोला कि ब्रांच सेल करेगा लिस्ट प्राइस में, सॉरी रिटेल प्राइस में, रिटेल प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस, तो ब्रांच को गुड्स मिलेगा 125 में, ब्रांच को गुड्स मिलेगा 125 में, लेकिन ब्रांच सेल करेगा 150 में, तो ब्रांच कितना प्रॉफिट कमाएगा, ब्रांच प्रॉफिट कमाएगा 25 रुपया फॉर सेल ऑफ ₹150। मतलब हर 150 का सेल में ब्रांच प्रॉफिट कमाएगा 25 रुपया, क्योंकि ब्रांच को मिलेगा 125 में। चलो क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। फिर आगे रीड करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वन ऑफ द आउटलेट, एक ब्रांच के लिए स्टॉक
ओपनिंग में 30,000, बोलो ओपनिंग में स्टॉक कितना 30,000। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो वो इनवॉइस प्राइस में होगा, क्योंकि ये आउटलेट का स्टॉक गुड्स इनवॉइस्ड 3,24,000। ग्रॉस प्रॉफिट मेड बाय द आउटलेट, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया। गुड्स लॉस्ट बाय फायर क्वेश्चन मार्क। चलो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने पिछले क्वेश्चन में स्टॉक को निकाला था, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक शायद दे दिया होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट भी दे दिया, तो क्लोजिंग ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो जाएगा। तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर हमें निकालना होगा। एक्सपेंसेस क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। बहुत सिंपल, तो लिखो क्वेश्चन नंबर 8। इनवॉइस का मतलब लोडिंग फैक्टर का वर्किंग ऑलरेडी हो चुका है, हाँ, तो लिखो ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट्स। ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट्स, बोलो टू ओपनिंग स्टॉक। ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक 30,000, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 3,24,000, टू ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक 36,000। आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में सेल्स नहीं है, देखो सेल्स नहीं है, देखो सेल्स निकालना बहुत आसान होगा, बहुत आसान से सेल्स मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे, फॉलो मी। ब्रांच को मिलेगा 125 में, ब्रांच को गुड्स मिलेगा 125 में, ब्रांच बेचेगा 150 में, तो ब्रांच प्रॉफिट कमाएगा 25। देखो अगर ब्रांच को 125 का गुड्स मिल रहा है तो ब्रांच उसको 150 में सेल करेगा, तो प्रॉफिट कितना कमाएगा 25 रुपया। तो इसका मतलब 25 रुपया प्रॉफिट के लिए, 25 रुपया का प्रॉफिट के लिए इनवॉइस प्राइस का गुड्स कितना होना चाहिए 125, सेल कितना होना चाहिए 150। तो 1 रुपया का प्रॉफिट के लिए, 1 रुपया का प्रॉफिट के लिए चलो सेल्स कितना होना चाहिए 150 डिवाइड बाई 25। मैं इनवॉइस प्राइस नहीं ढूंढ रहा हूं, 1 रुपया का प्रॉफिट के लिए। अगर 25 रुपया का प्रॉफिट के लिए सेल्स 150 हो रहा है तो 1 रुपया का प्रॉफिट के लिए इनवॉइस सॉरी सेल्स कितना होना चाहिए 150 बाई 25। 60,000 का प्रॉफिट के लिए तुम बोलो सेल्स कितना होना चाहिए सर 60,000 इंटू 150 बाई 25, देखो कितना आ रहा है। 3,60,000। इसका मतलब सेल्स होगा 3,60,000 बाय लॉस्ट बाय फायर, ये बैलेंसिंग फिगर। $18,000 का, तो 18,000 का तुम्हारा लॉस्ट बाय फायर। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, टू एक्सपेंसेस, बोलो एक्सपेंसेस कितना 20,000, टू लॉस्ट बाय फायर
जो भी लॉस्ट बाय फायर होगा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता था, पहले वो ट्रेडिंग को क्रेडिट हो जाएगा, फिर उसके बाद पीएल को डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो एक इनडायरेक्ट लॉस होता है वो एक इनडायरेक्ट लॉस होता है। बोलो लॉस्ट बाय फायर कितना, 18,000। इंश्योरेंस क्लेम अगर कुछ मिलता तो 18,000 से हम माइनस करते। टू नेट प्रॉफिट कितना सर, 22,000। चलो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो इंडिपेंडेंट ब्रांच का कंसेप्ट हो गया। हाँ सर, तो आज के लिए इतना, हम यहीं पे इस क्लास को खत्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरेन ब्रांच का ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ठीक है, तो फॉरेन ब्रांच के बाद ब्रांच चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट आज के लिए।